जितने भी पाषाण युग के अवशेष है उनको भी हमने देखा था पूरा पाषाण। अब आज प्रागैतिहासिक नमस्कार दोस्तों। तो पिछले क्लास में हमने प्रागैतिहासिक पढ़ा था और प्रागैतिहासिक काल में हमने पाषाण युग के जितने भी अवशेष थे या फिर पाषाण युग में मनुष्य ने आग का आविष्कार कैसे किया, पशुपालन की क्रिया कब की थी और मनुष्य ने खेती करना कब शुरू कर दिया था और पूरा पाषाण काल के जितने भी अवशेष है उनको पढ़ा था। तो आज हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आज आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम किन घटनाओं को लेते हैं कि जिनके हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में हम उन घटनाओं को पढ़ते हैं जिनके हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए पर हम उनको समझ नहीं सकते। उन सारी घटनाओं को हम आद्य ऐतिहासिक में काल में पढ़ेंगे, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं या फिर जो स्रोत प्राप्त हुए हैं वो हमें लिखित स्रोत प्राप्त हुए हैं, पर हम उस स्रोत को समझ नहीं सकते क्योंकि उस भाषा को भी हम समझ नहीं सकते, तो वो स्रोत हम समझ नहीं सकते। तो इस हिसाब से हम सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्रोत है जो लिखित साक्ष्य उनको हम आद्य ऐतिहासिक में पढ़ेंगे। जैसे कि समझने के तौर पर यह है एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्रोत और उसमें इस स्रोत में ये देखो ये सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा है, ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा है, पर इस भाषा को हमने अब तक समझा नहीं है, इसलिए इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। और अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो हमारा आद्य ऐतिहासिक में मेन टॉपिक क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मेन पॉइंट क्या हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक में, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो भी ज़्यादातर स्थान मिले तो सिंधु नदी के किनारे मिले, इसलिए इसको हमने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे जितने भी सारे अवशेष प्राप्त हुए सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए और हम इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थान था, तो पहला स्थान खोजा गया था वो हड़प्पा था, जो पहला स्थान खोजा गया था वो हड़प्पा था, इसलिए हम इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम एक तरह से क्या कहते हैं, हम सिंधु घाटी सभ्यता को एक तरह से हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ से आपके एक खास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उचित नाम क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उचित नाम क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उचित नाम हड़प्पा सभ्यता है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा गया था तो सिंधु घाटी सभ्यता ये सोच कर रखा गया था क्योंकि जितनी भी अवशेष प्राप्त हुए सिंधु घाटी के स्थान के आसपास, सिंधु नदी के आसपास प्राप्त हुए, तो उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता। पर जैसे जैसे और भी स्थान खोजे गए तो वो अलग अलग नदियों के किनारे पर मिले, अलग अलग स्थान अलग अलग नदियों के किनारे पर मिले, तो इसको बाद में नाम बदलकर मेन रूप से हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा, ठीक है। क्योंकि भाई सिंधु नदी के किनारे तो ज़रूरी थोड़ी है सिर्फ सिंधु नदी के किनारे जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के वो सिंधु नदी के किनारे और भी नदियों के किनारे पर अवशेष प्राप्त हुए, स्थान प्राप्त हुए, इसलिए सबसे उचित नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया बाद में। तो यदि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उचित नाम क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उचित नाम हड़प्पा है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जानकारी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जानकारी एक अंग्रेज अधिकारी था, चार्ल्स मेसन। अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था, चार्ल्स मेसन। उसने देखा था कि सिंधु घाटी जो सिंधु नदी है उसके पास में कुछ स्थान मिले खुदाई करने पर, और जो स्थान खुदाई करने पर मिले वहाँ से लोग ईंट निकाल कर नए मकान बना रहे। तो चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले जानकारी दी थी कि यहाँ पर है कि कुछ बहुत पुराने स्थान मिल सकते हैं, पुरानी सभ्यता के स्थान। तो 1826 में सबसे पहले
चार्ल्स मेसन ने सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दी थी, पर बाद में अंग्रेजों ने इस पर ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इसको बाद में अनदेखा कर दिया गया। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किसने दी थी, चार्ल्स मेसन ने। कब? 1826 में। बाद में आगे चलकर एक अधिकारी था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल इसने भारत में 1905 में पुरातात्विक सर्वे करवाया। पुरातात्विक सर्वे करवाया। तो इसके लिए इसकी एक कमेटी बैठी गई थी, जिसका ये जॉन मार्शल चेयरमैन था। तो इसने दयाराम साहनी को नियुक्त किया। और दयाराम साहनी ने 1921 में सबसे पहली बार कौन सा स्थल खोजा था? सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले स्थान कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया। किसने खोज की थी? दयाराम साहनी ने। और कब? 1921 में। और सबसे पहले पुरातात्विक सर्वे इंडिया का कब करवाया गया था? 1905 में। और उसका चेयरमैन कौन था? उसका चेयरमैन था जॉन मार्शल। ठीक। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि ये सभ्यता कैसी थी। तो खास तौर से सभ्यता एक तो ग्रामीण सभ्यता होती है और एक नगरीय सभ्यता होती है। पर सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि ज़्यादातर इसके स्थान थे वो नगर नियोजन के मिलने। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय। और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। पर यदि आपको पूछ लिया जाए कि सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली सिंधु घाटी सभ्यता तो सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। पर सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन एक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया, जो कि मिस्र में पाई जाती थी। मेसोपोटामिया वो सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता थी। सबसे पहली सभ्यता, दुनिया की सबसे पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया। और सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता भी मेसोपोटामिया थी, पर नगरीय सभ्यता नहीं थी। नगरीय सभ्यता, दुनिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो उत्तर में। सिंधु घाटी सभ्यता का इस विस्तार है वो उत्तर में मांदा, जो कि कश्मीर में, जो कि कहाँ पर है? कश्मीर में। और कौन सी नदी के किनारे है? जो कि कश्मीर में। और कौन सी नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। उत्तर में मांदा स्थान से लेकर पश्चिम में एक स्थान पड़ता है सूत का गेंडोर। और ये कौन सी नदी के किनारे? दास्क में। और वर्तमान में ये बलूचिस्तान में। वर्तमान में कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। उत्तर में मांदा से लेकर दक्षिण पश्चिम में सूत का गेंडोर। उत्तर में मांदा से लेकर दक्षिण पश्चिम में सूत का गेंडोर। और पूर्व में कौन सा स्थान है? तो पूर्व में एक स्थान है आलमगीरपुर, जो कि वर्तमान में यूपी में पड़ता है। पूर्व में आलमगीरपुर, जो कि वर्तमान में यूपी में पड़ता है। और दक्षिण में, यदि दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में
महाराष्ट्र में एक स्थान है देमाबाद, महाराष्ट्र में एक स्थान है देमाबाद, देमाबाद, जो कि कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। ठीक। तो यदि सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हम विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व में आलमगीर से लेकर पश्चिम में सूत का गेंडोर तक और उत्तर में मांदा से लेकर दक्षिण में देमाबाद तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। उत्तर में मांदा से लेकर दक्षिण में देमाबाद तक और पश्चिम में सूत का गेंडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। ठीक। अब एक तरह से ये देखो, एक मिनट, एक तरह से आपको ये देखो ये कौन सा आकार बन गया? ये त्रिभुजा आकार बन गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार का कौन सा था? वो त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता आकार कौन सा था? वो त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार आकार था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक। त्रिभुजाकार। वापस देख लिया जाए एक बार फिर से, सिंधु आदि ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? जिसके में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पर हम उसको समझ नहीं सकते, उसको हम आदि ऐतिहासिक काल में देखते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थान था वो हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए इसको हम एक तरह से हड़प्पा सभ्यता ही कहते हैं। और सबसे उचित नाम सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उचित नाम हड़प्पा है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहली जानकारी किसने दी? चार्ल्स मेसन ने दी थी। कब दी थी? 1826 में दी थी। और सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता किसके समय में खोजी गई थी? जॉन मार्शल के समय में खोजी गई थी। और जॉन मार्शल कौन था? जॉन मार्शल सबसे पहले भारत में जो पुरातात्विक सर्वे किया गया था 1905 में, उसका चेयरमैन कौन था? जॉन मार्शल था। जॉन मार्शल ने पुरातात्विक सर्वे के लिए किसको नियुक्त किया? दयाराम साहनी को नियुक्त किया था। और दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा स्थान खोजा था। और कब खोजा था? 1921 में खोजा था। और सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? एक तरह से नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन एक सभ्यता का मिस्र में एक सभ्यता थी, कौन सी थी? मेसोपोटामिया, जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। पर पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिम में सूत का गेंडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और उत्तर में मांदा, जो कि कश्मीर में पड़ता है। तो उत्तर में मांदा से लेकर दक्षिण में देमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिम में सूत का गेंडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक और उत्तर में मांदा से लेकर दक्षिण में देमाबाद तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कौन सा था? त्रिभुजाकार। देखो आपसे ये फैला हुआ है, एक तरह से आप देख लो कि ये आकार कौन सा बन रहा है? ये आकार त्रिभुजाकार बन रहा है। कौन सा बन रहा है? ये आकार त्रिभुजाकार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कौन सा था? त्रिभुजाकार आकार था। ठीक। अब सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की बात कर लेते हैं। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की बात कर लेते हैं। सामाजिक जीवन तो मेन रूप से सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ पर ज़्यादातर जितने भी मोहरें प्राप्त हुई है वो मात्र देवी की मोहरें प्राप्त हुई है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता क्या था? मात्र सत्तात्मक मतलब मेन रूप से महिलाओं की ज़्यादा चलती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। और सिंधु घाटी सभ्यता में मेन रूप से किसकी ज़्यादा चलती थी? महिलाओं की। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक था। ठीक। अब सिंधु घाटी सभ्यता में संवादान, सिंधु घाटी सभ्यता में जो संवादान प्रणाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। संवादान प्रणाली
मतलब समूह को किस प्रकार से दफनाया जाता था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो समूह का संस्कार था या फिर जो लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था वो 3 प्रकार से किया जाता था। पहला प्रकार पूर्ण संदान था। पूर्ण संदान था। पूर्ण संदान। और दूसरा था आंशिक संदान। दूसरा क्या था? आंशिक संदान। और तीसरा दाह संस्कार। दाह संस्कार। संस्कार। अब यदि हम पूर्ण संदान की बात करें तो इसमें मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। पूर्ण संदान में मृतकों को किसमें? कब्र में दफनाने की परंपरा थी। और आंशिक संदान में मृतकों को क्या जंगल में रख दिया जाता था। जंगल में रख दिया जाता था ताकि पशु या पक्षी है उनको मांस को खा सके। और सिर्फ जो पीछे हड्डियाँ बचती थी उनको दफना दिया जाता था। पूर्ण संदान में तो पूरी बॉडी थी उसको एक कब्र में दफना दिया जाता था। पर आंशिक संदान में क्या करते थे? आंशिक संदान में जंगल में रख दिया जाता था पशु पक्षियों के बीच में। बाद में जो हड्डियाँ बचती थी उसको दफना दिया जाता था। उसको हम आंशिक संदान। और दाह संस्कार में जलाने की प्रथा थी। मृतकों को जलाने की प्रथा थी दाह संस्कार में। तो दाह संस्कार में क्या थी? जलाने की प्रथा। सिंधु घाटी सभ्यता की संदान की प्रणाली कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की। पूर्ण संदान, आंशिक संदान, दाह संस्कार। पूर्ण संदान में तो कब्रों को दफना दिया जाता था। आंशिक संदान में जो जंगलों पशु और पक्षियों को मृतकों को खिला दिया जाता था जिससे जो हड्डियाँ बचती थी उनको दफनाना आंशिक संदान में। और दाह संस्कार जलाने की प्रथा दाह संस्कार में। ठीक।